बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डिस्कशन मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे हुई थी। मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी की थी और हमने कंपैरिजन में ये कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में एक बात कॉमन ये है कि वो अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा कॉमन बात यह है कि ये कीपिंग द चार्ज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम ये वर्क देते हैं। और डिफरेंसेस में हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, टू ए सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड टू पॉइंट टू द इनसाइड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इफ देयर इज अ वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, that work done per unit charge is potential difference, and that is the difference between electric potential and electric potential difference. Moreover, that electric potential at every point in the electric field may have a certain constant value, but cannot be zero. Electric potential is non-zero inside the electric field, but electric potential can be zero between collection of the point. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हम पढ़ेंगे भी। ये पॉइंट याद रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी जगह पे जीरो वैल्यू नहीं रख सकता। कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट लेने और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें, आपको किसी न किसी पॉइंट पे फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर आपने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिए हैं और उनमें से आप एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे में आए और आप पोजीशन के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केस में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो वैल्यू रखता है। ठीक हो क्या? नाउ ये डिफरेंसेस हमारे पास थे। फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी के साथ कोई रिलेशनशिप बताई थी और उन्होंने हमें ये कहा था वो ऑन एनी चार्ज है और ये पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमने ये कहा था कि वो डिपेंड करता है जिन चार्जेस को आप मूव कराते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के केस में यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फ्री टू मूव द चार्ज विच अमाउंट ऑफ चार्ज इज टू बी मूव्ड। ठीक है, यानी आप मूव कराएंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की जो रेशो होगी वो एक की वैल्यू रहेगी। मैं बहुत एक सादा एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है, वो प्लस ई है, या मैं इसे प्लस क्यू कह देता हूं। इसके करीब में किसी दूसरे क्यू नॉट चार्ज को लेके आता हूं। ठीक है, लेट में जो कोई वर्क करता हूं मैं उसे डबल क्यू कह देता हूं, अब अगर जो वर्क होगा, लेट से मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर देता हूं या पोटेंशियल को डिफाइन कर देता हूं, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। नाउ अब अगर मैं इस क्यू नॉट को ना 2 क्यू नॉट कर दूं, तो चूंकि फोर्स ज्यादा होगी तो मुझे वर्क भी ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो उस केस में मैं डबल वर्क करूंगा 2 क्यू नॉट पे, तो वैल्यू वही बन जाएगी जो कि पहले थी। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज दैट इज टू बी मूव्ड। सो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसमें आप उस अमाउंट ऑफ चार्ज को कंसिडर नहीं करते जिसे आप मूव करवा रहे हैं। जबकि हम 2 प्रोटॉनों को करीब लेके आ रहे हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को करीब लेके आ रहे हो, तो हमारी उस सिस्टम में लगने वाली फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो हम वर्क भी ज्यादा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज पे डिपेंड करती है जो कि मूव करता है। आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिस्कशन करने जा रहा हूं और हम उसकी रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। वो हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज inside the electric field between the 2 points keeping the charge in state of equilibrium is called electric potential difference. In order to explain electric potential difference, let's take a system of oppositely charged parallel plates that provide the uniform electric field. That is, you ignore the fringing field. Only take the uniform electric field
between the plate system. If we mark 2 points in this plate system, let's say A and B, मैंने लेबल किया हुआ है, रेड कलर जो है ना हाई के लिए शो किया हुआ है और ब्लैक कलर जो है ना वो लो के लिए शो किया हुआ है. मैंने एक A पॉइंट ले लिया और एक B पॉइंट ले लिया. नाउ मैं कैसे बताऊंगा कि पॉइंट A जो है वो लो पोटेंशियल का है, पॉइंट B जो है वो हाई पोटेंशियल का है. मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज पॉइंट A वाली लोकेशन पे रखता हूँ. जो ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करके आउट ऑफ द फील्ड आता है वो कोई काइनेटिक एनर्जी रखता है. अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी उसी जैसे चार्ज के नॉट को B वाली लोकेशन पे रखता हूँ, छोड़ता हूँ. जब वो बाहर फील्ड क्या आता है वो भी काइनेटिक एनर्जी रखता है. लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करें तो जो चार्ज B पॉइंट से आया है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी या लार्ज होगी, और वो जो A पॉइंट से आया उसकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल या लो होगी. तो मैं कहूंगा व्हाट इज दिस, कि यहां से जब वो लो काइनेटिक एनर्जी के साथ आया है वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, कम थी. ठीक है. और जहां से वो हाई काइनेटिक एनर्जी से आया है वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी. तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी लो है तो लो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज अ लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल एनर्जी पर unit charge is a high potential. So we can call these point A and B the point of low potential and the point of high potential. See? Now if you place a charge here inside this electric field, then the charge will experience force. The force is given by F is equal to Q naught into E magnitude. Okay? If this charge is a negative charge, the force will be minus QE. For the case of negative charge, it will be minus Q into E, which will show that for the case of positive charge, it will experience force in the direction of electric field. Positive mean in the direction of electric field. But for the case of negative charge, if we place a negative charge here, it will be repelled by the negative plate and attracted by the positive plate. It will experience force up to the gradient. ठीक है, या opposite to the electric field. So we will say that a negative charge experiences force opposite to the electric field. Negative charge experiences force opposite to the electric field. Sorry? Now, if we have the point A is the point of low potential and point B is the point of high potential, and the electric field exerts the force in the downward direction. In the same way, we provide external force in upward direction of the same amount F. So one is the downward force by the electric field and one is the upward force external means से दी हुई है, मैं provide करता हूँ. So what will be the net force? So the net force is 0. This defines the equilibrium state. Now in this case, if you provide external force equivalent to the electric field force and move the charge from A to B, you are moving the charge from low potential point to the B. You are doing work. You are doing work. Work is taken from A to B, from point of low potential to the point of high potential per unit charge, keeping the charge in state of the equilibrium. This is potential difference. Now potential difference is work done from point of low potential to the point of high potential inside the electric field per unit charge, keeping the charge in state of equilibrium is potential difference. Now by doing this, when you move the charge from this position A to this position B, you are increasing the potential energy. So we can call it as the rise of potential energy per unit charge. The rise when you are moving against the field. Conventionally, if you take in the charge positive, this charge आपने लिया हुआ, so there is a rise of potential energy per unit charge is the potential difference. सही? So potential difference in the equation या relationship is the change of potential energy per unit charge. If this change of potential energy is the rise of potential energy, potential difference will increases.
Now, if there is a fall of potential energy, you are moving from point to point where the potential difference decreases. Now, from this, if we say, let the point A is taken outside the field. Let the point A is taken at infinity. Now, what will be potential at infinity? Let me take the point A at infinity. Then at the point A, the potential will be at infinity will be 0. Potential at infinity will be 0. Then what will be the potential difference? Potential difference here is known as VB minus VA is equal to WA infinity B per unit charge. So this is 0 because at infinity potential is 0. At infinity potential is 0. You are outside the electric field. So VB is equal to WAB, that is from point outside the field to the point inside the field per unit charge. This is electric potential. Now by doing this, we can define electric potential difference and electric potential. Now there are some other topics related with potential difference. Electric potential difference is also known as voltage. Its unit is, unit of potential difference is volt, taken in the honor of scientist Volta. So how we can define the volt? Potential difference is defined as the work done from the point of low potential to the point of high potential per unit charge, keeping the charge in state of equilibrium. So if we do a work of 1 joule to move 1 coulomb charge, then the potential difference arise will be 1 volt. If 1 joule of work is done to move a unit positive charge, 1 coulomb, from low potential to high potential inside the electric field, keeping the charge in state of equilibrium, then potential difference arise will be 1 volt. So इसे हम स्टेट वोल्ट में से ले सकते हैं. उधर हम स्टेट वोल्ट हमारे पास सीजीएस यूनिट है, तो वहां पे हम जॉल के लिए अर्क ले लेंगे, अर्ज भी बोलते हैं, तो और कूलम के लिए सेट कूलम ले लेंगे. ठीक है. सो दिस इज यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ here there is another unit, electron volt or proton volt. Electron volt or proton volt is a unit for energy. Unit for energy. In definition, it is the amount of energy, the change in energy, of elementary charge when moved in 1 volt potential difference. What is electron volt? Electron volt is the unit for energy that is defined as the change in energy of elementary charge when it is moved in 1 volt potential difference. जब आप उसे 1 volt का potential difference देते हैं, तो जितना एनर्जी का चेंज आता है एक एलिमेंट्री चार्ज पे, ठीक है, आइदर गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो, gain of kinetic energy ho ya loss of kinetic energy ho, it is called the change in energy. But the charge is elementary magnitude, smallest in magnitude. So the change in energy, gain or loss
by elementary charge when moved in 1 volt potential difference. We can write it as potential difference is defined as the change of potential energy per unit charge. So the change of energy is equal to potential difference into Q naught. So the change of energy is potential difference applied into charge. So if this potential difference is 1 volt and the charge that is to be moved is elementary charge E, then the change of energy is electron volt. So 1 electron volt is 1 joule per coulomb, and elementary value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So coulomb सब खत्म हो गया. 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So can we call electron volt as a proton volt? Yes, because in magnitude the elementary charge magnitude is same for electron and proton. Only the difference is that the direction in which electron gain energy, in that direction proton will lose energy. The direction in which electron gains potential energy, in that direction proton will lose the potential energy. So there is only a difference that in between electron volt and proton volt. In the sense of magnitude it is same. The difference is only because is that of the path of motion. सही कि अगर एक अब तक रेडियंट जा रहा है, एक फील्ड के अपोजिट आ रहा है, तो दूसरा फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, लेकिन चेंज इन एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम होगी क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज दैट इज टू बी मूव, और वही सेम है. ठीक है, हमने कहा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है उस चार्ज पे जिसे आप मूव कराते हैं. तो अगर आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को मूव कराना है तो अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर उनकी एनर्जी का चेंज भी सेम होगा. जस्ट डिफरेंस ये है कि वो पाथ ऑफ मोशन डिफरेंट कर रहे होंगे, एक अपवर्ड जा रहा होगा तो दूसरा डाउनवर्ड आ रहा होगा. सही. सो दैट इज द यूनिट फॉर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रोटॉन वोल्ट. This is taken as a standard energy unit for elementary charges. Now, relation between electric field intensity and potential difference. हम एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच के अंदर है. लेट मी एक फ्लैट सिस्टम ले लेता हूं जो हमने अभी भी डिस्कस किया. पॉजिटिव चार्ज प्लेट, हाई पोटेंशियल प्लेट पॉजिटिव पे दे दिया हमने. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज प्लेट लो पोटेंशियल यहां पे हमने दे दिया, लो पोटेंशियल ये आ गया. ठीक है, द सिस्टम इज टेकन सच दैट इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने इनफाइनाइट अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट सिस्टम दिया है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. लेट वी मार्क 2 पॉइंट्स A and B here. The A is the point here and B is the point here. According to our earlier discussion, A is taken as a point of low potential and B is taken as a point of high potential. Now, if we move a charge from A toward B, we are doing work. Okay, we are doing work from A to B. If we take a family of the points A, let's say, if we take the family of the point A on the same location near to the negative plate, where we will do no work.
Similarly, if we take a family of the point B, to move the charge from this point to this point to this point to this point, because all these positions are equivalent in distance to the point, to the positive plane and to the negative plane, you are moving along the path where there is no potential difference. So you are doing no work. आगे equipotential surfaces हम उनको पढ़ेंगे. So if we move the point A to the point B, we are doing work. So the work is given by, potential difference is equal to work done from A to B per unit charge. Now electric field exerting a force in downward direction, and we are giving displacement from A to B. That the displacement from A to B here in that direction is delta R, and the force exerted by the electric field is in downward direction, that is F. So we can define the work as W is F dot delta R per unit charge. So potential difference is equal to, open the dot product, both are anti-parallel vector, displacement is from A to B, but the electric field is from B towards A. Force, so क्या F delta R cos of 180 degree per unit charge, cos of 180 is -1. This indicates state you are moving against the field. So the potential difference applied is, your potential difference arised is F by Q naught minus delta R. Now what is F by Q naught? So this is electric field intensity. Potential difference is equal to minus E into delta R. Now मैं इस इक्वेशन को U लिख देता हूं. डेल्टा V is equal to minus E into delta R, और इसको इक्वेशन 1 कहता हूं. और अगर इस इक्वेशन को मैं यूं अरेंज करके लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ये यूं कह सकता हूं माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं. इक्वेशन 1 हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करती है. इक्वेशन 2 हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करती है. जब मेरे पास इक्वेशन 1 की डिस्कशन होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं, ये स्पेशल डिपेंडेंट है. डेल्टा आर पोजीशन बतानी जरूरी होगी. टू डिस्क्राइब या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट because in extra we need position. That's why potential and potential difference is called spatial dependent. ये स्पेस में पोजीशन पे डिपेंड करते हैं. हाँ, रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन 2 में, सो दिस डेल्टा V over delta R is providing a complete information. For finding electric field, delta V over delta R is complete information. But for potential difference, the information of the E is incomplete. In extra, we need delta R. If you take this equation for such condition, you will write it as in that form. But if there is a family of A, there is a family of B, there is a family of C, there is a family of D, and in between 2 points, there is the same potential difference between A and B, B and C, C and D. Then you will rewrite this equation as V is equal to E and constant difference is D. यानी इस इक्वेशन को फिर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, V is equal to E into D. कंसेप्ट समझना है कि अगर मेरे पास फैमिली A है, मेरे पास फैमिली B है, मेरे पास फैमिली C है, मेरे पास फैमिली D है, A और B का जो डिफरेंस है नेट अगर वो 1 वोल्ट का है, B और C का डिफरेंस भी 1 वोल्ट का है, C और D का डिफरेंस भी 1 वोल्ट का है, और हर दो की स्पेसिंग भी सेम है,
तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट स्पेस के लिए V इज इक्वल टू डी ई लिखा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को लिखा जाएगा, लेकिन वहां पे जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और स्पेसिंग फिक्स्ड हो बिटवीन द पॉइंट्स। इक्वेशन 1 पोटेंशियल डिफरेंस की इंफॉर्मेशन देता है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस स्पेशियल डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने के लिए आपको डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर बताना होगा। आगे जाके मैं इस पे अब इसकी वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो हमें तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर होती है, हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इस इक्वेशन को अगर यूं लिख दूं तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो यहां पे एक मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, वेक्टर होमोजेनिटी जिसे मैं कह सकता हूं F इज इक्वल टू एम ए, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, P is equal to mv, direction of velocity is the direction of momentum. F is equal to delta P over delta T, the change momentum direction is the direction of force. This is vector homogeneity. Now for this equation, if there is a vector quantity E, but at that direction, this is a scalar quantity. नाउ क्या ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, क्या ये रॉन्ग है? इफ वी टेक द वेक्टर नेचर ऑफ E एंड स्केलर नेचर ऑफ द पोटेंशियल, देन व्हाट यू से अबाउट दिस इक्वेशन? देन टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम वी विल से दैट दिस साइड हियर इट इज डिफाइंड एज change of potential with respect to displacement. स्टूडेंट्स इधर डिस्टेंस यूज करना ज्यादती होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्यों, वो आगे मैं आपको बताता हूं। इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट्स के नोट्स देखे, फलान जगह से हमें ये लिखवाया गया, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। Now, what is gradient? In vector calculus, gradient is an operator. Applied on scalar quantity and results vector. तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इस साइड पे वेक्टर था तो उस साइड पे वेक्टर नहीं है, तो हमने कहा ग्रेडियंट लो, ग्रेडियंट इज ऑपरेटर अप्लाइड ऑन स्केलर रिजल्ट्स अ वेक्टर, तो योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो हाउ टू गिव डायरेक्शन, ठीक है, ऑन दिस साइड, ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन इट नाउ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं एग्जांपल यूं ले लेता हूं, मेरे पास एक कमरा है, उस कमरे में मैंने एक हीटर रख दिया। एग्जाम्पल हम यू लेते हैं, इफ वी हैव ए फील्ड, दिस इज अ बाउंड्री। यहां पे ना मैं रेड कलर से शो करता हूं हॉट सोर्स, जिससे हीट इस सराउंडिंग में आ रही है। नाउ मैं अगर एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं, एक स्टूडेंट को टास्क दे देता हूं। मेरे अर्लियर लेक्चर्स आपने नोट किए होंगे जिसपे मैंने टेस्ट चार्ज की एग्जांपल्स देने के लिए मैंने थर्मोमीटर की एग्जांपल दी थी,
टेस्टर की एग्जांपल दी थी, टेस्ट मास की एग्जांपल दी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड में आप टेस्ट मास को यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर फील्ड में आप थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक टेस्ट चार्ज को यूज कर सकते हैं। मैंने टेस्ट चार्ज के पे एग्जांपल दी थी। तो लेट वी यूज थर्मोमीटर टू कैलकुलेट टेम्परेचर एट डिफरेंट पॉइंट्स। लेट वी फाइंड द टेम्परेचर एट दैट पॉइंट A. We calculate the temperature at that point B. We calculate the temperature at that point C. We calculate the temperature at that point D. Now temperature is a scalar quantity, ठीक है, लेकिन अब हमने उसके ग्रेडियंट से डायरेक्शन देखनी है। लेट अगर मैं टेम्परेचर यहां पे फाइंड आउट करता हूं और वो मुझे लेट से 25 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है, जब मैं टेम्परेचर यहां पे मालूम करता हूं तो वो मुझे 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है। एक रूम में इतना चेंज नहीं होता, हम एग्जांपल देते हैं। लेट यहां पे टेम्परेचर में यहां पे फाइंड आउट करता हूं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। मैं टेम्परेचर यहां पे मालूम करता हूं तो मैं से 40 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है। नाउ there is a point जो मैंने शो किया। let's say if I write 0 or 100, then temperature की रिलेशनशिप जो होगी आप इसे लिखते वक्त यूं लिखेंगे सिंबॉलिकली, 0 सेंटीग्रेड डिग्री, 100 सेंटीग्रेड डिग्री, because these are the fixed point and that fixed points are the characteristic of the scale। तो इन्हें आप लिखोगे 0 सेंटीग्रेड डिग्री, 100 सेंटीग्रेड डिग्री। लेकिन मैं 0 और 100 के दरमियान की कोई बात करूं तो मैं फिक्स पॉइंट से डिफरेंट वैल्यू पे गया हूं तो उसे लिखूंगा 10 डिग्री का चेंज सेल्सियस में, ठीक है। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इफ यू आर मूविंग फ्रॉम A to B, potential increases. B to C, temperature increases. B to C, temperature increases. C to D, temperature increases. So if you say that when I was moving from A to D, in that direction, I found that temperature increases. Now the change of temperature gave a direction. ठीक है। In the same case, in electric field, when you are moving from low potential point to high potential point, it will give you the direction. ठीक है। What will be the direction from A to B? It will be opposite to electric field. तो इस इक्वेशन पे हमारे पास पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो अलग डिस्कस करेंगे। नाउ इक्वेशनशिप बताने के लिए मैंने कहा वेक्टर नेचर के तहत अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए तो एक साइड पे वेक्टर है, दूसरी साइड पे पोटेंशियल स्केलर है, तो क्या ये इक्वेशन रॉन्ग है? तो हमने कहा हमने इस क्यूरी को सॉल्व करना है, उसके लिए हमने दूसरी साइड पे एक क्वांटिटी ले ली और उसे हमने ये कहा कि ये चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस लूं तो मैं यहां से सर्कल भी ले सकता हूं ना, ठीक है। तो फिर वहां पे डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पॉइंट समझने का है। सो उस चेंज ऑफ पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया। नाउ व्हाट इज ग्रेडियंट? इज एन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन अ स्केलर रिजल्ट्स अ वेक्टर। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज simplified in the form as what is electric field? Electric field intensity is negative of potential gradient. इस तरह की रिलेशनशिप हीट के साथ भी है, टेम्परेचर के ग्रेडियंट के साथ। इस तरह की रिलेशनशिप फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है।
फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट है। मैं सिंपल एग्जांपल में यू एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट मास है, यहाँ पे मैं उसे छोड़ देता हूँ, वो जमीन पे आके गिरता है, काइनेटिक एनर्जी शो करता है। काइनेटिक एनर्जी इस साइड से उसकी लो होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही मेरे पास इसकी कम है। मैं इस छत पे चले जाता हूँ, इसी टेस्ट मास को छोड़ता हूँ, ये डाउनवर्ड आएगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। मैं कहूंगा वो वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेस है, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाई है। मैं अगर कहूंगा मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेस से पोटेंशियल एनर्जी हाई की तरफ जाऊंगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाऊंगा। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो वहां पे आप ये लिखोगे फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ अब अगर मैं ये कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उधर तो स्केलर है, तो फिर ग्रेडियंट इसलिए लिया गया। ग्रेडियंट इज एन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन अ स्केलर रिजल्ट्स अ वेक्टर। दैट्स ऑल।